Hello students, welcome back to my YouTube channel As Per Science. My name is Shubham and today we are going to learn some another interesting topics of heat. So let's start. So first of all, we will study the unit of heat. So guys, you have to remember that the SI unit of heat is joule and CGS unit is calorie. Okay, आपको कभी भी MCQ में पूछा जा सकता है द SI unit of heat is joule. So आपको ये याद रखना है. और CGS यूनिट क्या है? कैलोरी है. सो व्हाट एग्जैक्टली इज कैलोरी वो हम देखते हैं. सपोज आपने एक बीकर लिया है, ठीक है, एंड उसको आपने एक बंसन बर्नर पर रखा है एंड इसके अंदर आपने 1 ग्राम वाटर लिया है. ठीक है, आपने कितना ग्राम वाटर लिया है? 1 ग्राम वाटर लिया है. सो इस 1 ग्राम वाटर का सपोज आपको टेम्परेचर 14.5 दिया है डिग्री सेल्सियस. सो अगर इसका टेम्परेचर, अगर ऑब्वियसली अगर हम इसको बर्न करते हैं तो इसका टेम्परेचर वाटर का बढ़ेगा. सो अगर टेम्परेचर 14.5 से 15.5 बनता है, ठीक है, टेम्परेचर 14.5 था जो कि 15.5 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ गया. सो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने में एग्जैक्टली कितना हमें एनर्जी लगा वो होता है 1 कैलोरी. ठीक है, यानी कि 14.5 से 15.5 टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमें एग्जैक्टली 1 कैलोरी एनर्जी लगा इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी. तो ये होता है आपका 1 कैलोरी यानी कि 1 यूनिट. कौन सा यूनिट? CGS यूनिट. एंड वैसे देखो, जैसे हमने यहाँ पे 1 ग्राम वाटर लिया था, अगर समझो यहाँ पे हम 1 kg वाटर लेते हैं, ठीक है, अगेन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हम पानी लीटर में ही काउंट करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग देखो पानी का कोई तो एक स्पेसिफिक मास होता है, सो हम उसे किलोग्राम में भी काउंट कर सकते हैं. ओके, सो अगर मैंने 1 kg वाटर लिया एंड उसका अगर मैंने टेम्परेचर 14.5 से 15.5 इंक्रीज किया, तब जितना मुझे एनर्जी लगेगा उसको हम कहेंगे 1 किलो कैलोरी. ठीक है, 1 ग्राम के लिए 1 कैलोरी लगा, वैसे ही 1 किलोग्राम के लिए 1 किलो कैलोरी लगेगा. ओके, जैसे ही 1000 ग्राम्स इज इक्वल्स टू व्हाट? 1 किलोग्राम, वैसे ही 1000 कैलोरीज इज इक्वल्स टू 1 किलो कैलोरी. ओके, सो 1 कैलोरी क्या होता है? 14.5 से 15.5 यानी कि 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के लिए हमें कितना एनर्जी लगा, कितना हीट एनर्जी लगा, वो होता है 1 कैलोरी 1 ग्राम वाटर का. अगर वही 1 किलोग्राम वाटर होता है तो जितना एनर्जी लगेगा वो होगा आपका 1 किलो कैलोरी. 1 किलो कैलोरी यानी 1000 कैलोरीज. ओके, एंड आपको एक और मैं कन्वर्जन बता देता हूँ. 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल्स. ठीक है, सो आपको ये याद रखना है. ऐसा यूनिट है जूल, CGS यूनिट है कैलोरी. सो ये तो हो गया यूनिट ऑफ हीट. भी चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. सपोज अगर आपके पास एक आपने एक बीकर लिया, ठीक है, एंड उसके नीचे आपने एक बर्नर रखा, इस पे आपने वाटर रखा एंड आपने वाटर को बॉईल किया, एंड इस बॉइलिंग वाटर में आपने 3 स्फीयर डाले. कौन से? एक था आयरन का, एक था कॉपर का और एक था लेड का. इन तीनों को आपने हीट किया, आयरन, कॉपर एंड लेड को. अगर ऑब्वियसली अगर ये बॉइलिंग वाटर है तो इसका टेम्परेचर होगा 100 डिग्री सेल्सियस, तो इन तीनों का भी टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, राइट. तो जब इनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है तब हम इनको एक वैक्स की लेयर पर रख देंगे. ठीक है, ये है वैक्स, यानी कि मेड. सो वैक्स की अगर हम कोई एक लेयर पर अगर हम इन तीनों स्फीयर को रखते हैं तो देखो जो आयरन वाला होगा वो सबसे नीचे चला जाएगा, ठीक है, देन जो कॉपर वाला होगा वो मीडियम हाइट पर चला जाएगा और जो आपका लेड होगा वो बहुत ही थोड़ा सा अंदर चला जाएगा. ऑल्दो इन तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही था, राइट, तीनों का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था, फिर भी आयरन वाला जो स्फीयर था वो सबसे नीचे चला गया. ऐसा क्यों? देन कॉपर वाला था वो ज़्यादा नहीं आया और लेड वाला तो बहुत ही कम आया. तो ऐसा क्यों? बिकॉज जो आयरन है हमारा, उसका जो कैपेसिटी है, कौन सी कैपेसिटी? कि वो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सकता है.
ठीक है, आयन का क्या कैपेसिटी है कि वो अपने अंदर बहुत ज़्यादा हीट को स्टोर कर सकता है, बहुत ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है एज कंपेयर टू कॉपर एंड लीड। ठीक है, कॉपर भी अपने अंदर हीट को एब्जॉर्ब करेगा बट वो आयन से कम करेगा, इसके लिए वो कॉपर ज़्यादा नीचे नहीं आएगा। समझ में आ रहा है? सो आयन की कैपेसिटी सबसे ज़्यादा है किसकी? हीट एब्जॉर्ब करने की। इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, यानी कि उसकी कैपेसिटी हीट एब्जॉर्ब करने की आयन की सबसे ज़्यादा है, उससे कम है कॉपर की और उससे कम है लीड की। इसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी कि वो कितना हीट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, आयन सबसे ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा। ऑलराइट, और अगर हम डेफिनेशन देखे जाए तो डेफिनेशन आपका ये आता है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाना है तो मुझे कितनी हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, उसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे कि हमने आयन लिया था, कॉपर लिया था और लीड लिया था, तो 1 डिग्री सेल्सियस मुझे टेम्परेचर बढ़ाना होगा तो आयन को मुझे ज़्यादा हीट एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, तभी उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाएगा। इसके लिए ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी सो दैट उसके अंदर ज़्यादा एनर्जी होगी और वही ज़्यादा एनर्जी की वजह से वो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगेन आपको याद क्या रखना है, कोई भी ऑब्जेक्ट का अगर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो मुझे कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी, उसको हम कहेंगे स्पेसिफिक हीट एनर्जी। सो द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ एन यूनिट मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है 1 मार्क के लिए। ऑलराइट, सो देखो सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट ऑफ एनर्जी है दैट इज वाटर की। वाटर की देखो 1 है, जो हमने सबसे पहले देखा ना यूनिट कैलकुलेशन करते हुए कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें 1 कैलोरी लगता है। आयन का देखो 0.110 लगता है। अगर मुझे आयन का टेम्परेचर 14.5 से 15.5 करना है तो मुझे 0.110 कैलोरीज लगेंगे। देखो पानी का कैलोरीज, पानी का स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होता है, मेटल से भी ज़्यादा होता है पानी का, ये आपको याद रखना है। पानी का स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट होता है 1। ओके, देखो यूनिट क्या दिया है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस, दैट इज 1 कैलोरी पर 1 ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए हमें जितना एनर्जी लगेगा वो कितना होगा, 1 कैलोरी होगा। आयन का क्या होता है 0.110, कॉपर का देखो उससे कम है 0.09। ठीक है, और लीड का उससे और कम होता है, इसलिए लीड ज़्यादा नीचे नहीं आएगा, वो थोड़ा सा ही नीचे आएगा और आयन आपका सबसे नीचे चले आएगा। ठीक है, बिकॉज आयन का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कितनी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, 0.110 कैलोरीज। ओके, सो आपको ये याद रखना है। वाटर का आपको याद रखना है, वाटर का होता है 1 कैलोरी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो हम एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, बहुत इजी सा फॉर्मूला है। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट। सो अगर आपको क्वेश्चन आता है, न्यूमेरिकल में आता है कि आपको एक हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट कैलकुलेट करना है, तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो ये जो ऑब्जेक्ट है उसका कोई तो एक मास होगा। ठीक है, तो उसका कोई तो एक मास होगा इनटू उसका कोई तो एक स्पेसिफिक हीट होगा, दैट इज C। याद रखो स्पेसिफिक हीट को हम C से डिनोट करते हैं। ऑलराइट, स्पेसिफिक हीट को हम स्मॉल c से डिनोट करते हैं, कैपिटल C नहीं, स्मॉल c। एंड इनटू डेल्टा T। सी डेल्टा हम तब यूज करते हैं जब कोई भी एक चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे T है, दैट इज चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो फॉर्मूला क्या बनता है हमारा, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है उसका मास, उसका स्पेसिफिक हीट और कितना टेम्परेचर चेंज हुआ है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर एक ऑब्जेक्ट हीट गेन करेगा तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो सपोज पहले 10 डिग्री सेल्सियस था, उसका बन गया 20 डिग्री सेल्सियस, तो आपका जो डेल्टा T है वो आएगा आपका 10। ठीक है, बिकॉज 10 का 20 हो गया, 10 यूनिट्स बढ़ गए, सो आपका डेल्टा T आएगा 10। सो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट आप कैसे निकालोगे, m इंटू C इंटू डेल्टा T, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर।
अभी हीट एनर्जी लॉस्ट का आप कैसे निकालोगे, ये तो आपने एब्जॉर्ब का कर लिया, यानी कि ये तो गेन का हो गया कि कितना उसने एनर्जी गेन किया। वही लॉस्ट का कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला m इंटू सी इंटू डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा होगा वो कैसा होगा, मतलब सपोज यहाँ पे कुछ तो 10 डिग्री सेल्सियस होगा, उसको 5 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, सपोज आपने कोई भी एक ऑब्जेक्ट फ्रिज में रखा, ठीक है, तो ऑब्वियसली उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, यानी कि उसका हीट एनर्जी लॉस्ट हो जाएगा और वो ऑब्जेक्ट कूल हो जाएगा। सो वो कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, अगेन उस ऑब्जेक्ट का मास, उसका स्पेसिफिक हीट और उसका चेंज इन टेम्परेचर। इस फॉर्मूला के मदद से हम हीट एनर्जी लॉस्ट भी निकाल सकते हैं और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब भी निकाल सकते हैं। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। ठीक है, जो भी आपका चेंज इन टेम्परेचर है वो आपको डेल्टा टी की जगह पर रखना है। अगर आपका हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है ऑब्जेक्ट तो ये फॉर्मूला आएगा, और लॉस्ट कर रहा है तो ये फॉर्मूला आएगा। दोनों सेम ही फॉर्मूला है। ठीक है, सो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, न्यूमेरिकल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है इस पे। सो ये तो हो गया फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज हीट एक्सचेंज। ठीक है, सपोज ये आपने एक इंसुलेटेड बॉक्स लिया है। ठीक है, ये एक बॉक्स है, इसके अंदर का हीट बाहर नहीं जा सकता और बाहर का हीट इसके अंदर नहीं आ सकता। इसको हम कहेंगे हीट रेजिस्टेंट बॉक्स। ठीक है, हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है, यानी कि हीट यहाँ पे और यहाँ पे एक्सचेंज नहीं हो सकता। सपोज इसके अंदर आपने एक हॉट ऑब्जेक्ट रखा है, ओके, और एक कोल्ड ऑब्जेक्ट रखा है, राइट। तो होता क्या है, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, इसके पास हीट एनर्जी कम है। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी हीट एनर्जी इसके पास ट्रांसफर करेगा। अगेन, ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसके पास बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी है, कोल्ड ऑब्जेक्ट के पास हीट एनर्जी कम है। तो ये जो हॉट ऑब्जेक्ट है वो अपनी एनर्जी इसके साथ एक्सचेंज करेगा। ठीक है, इसी को हम कहते हैं हीट एक्सचेंज। और ये एक्सचेंज कब तक चलेगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा। ठीक है, जब तक दोनों का टेम्परेचर हमारा चेंज नहीं हो जाता, दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर चेंज नहीं सेम नहीं हो जाता, तब तक ये हीट एक्सचेंज चलता रहेगा। ओके, यही हमने याद करो पोटेंशियल डिफरेंस में भी देखा था। अगर दो बीकर लेते हैं हम, दो बीकर लेते हैं हम, अगर इस एक में पानी बहुत ज़्यादा है, एक में पानी बहुत कम है, अगर हम इन दोनों को अटैच कर देते हैं तो इन दोनों के पानी का लेवल सेम हो जाएगा, राइट। इसका कम होगा, इसका बढ़ेगा। वही एग्जैक्टली प्रिंसिपल यहाँ पे भी होता है। हॉट ऑब्जेक्ट का जो हीट एनर्जी है वो यहाँ पे ट्रांसफर किया जाएगा। कब तक ट्रांसफर होगा, जब तक दोनों का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता तब तक ट्रांसफर होता रहेगा, तब तक हीट एक्सचेंज होता रहेगा। जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा हीट एक्सचेंज हमारा स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय एन हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। जितना हॉट ऑब्जेक्ट जो है आपका एनर्जी लॉस्ट करेगा, वही एनर्जी कोल्ड ऑब्जेक्ट गेन करेगा। ठीक है, बिकॉज देखो हीट एनर्जी बाहर तो नहीं जा रही है, राइट, बिकॉज ये हीट रेजिस्टेंट मटेरियल से बना हुआ है, तो इसके अंदर ही जो भी हो रहा है वो इसके अंदर हो रहा है। सो जितना ये लॉस्ट करेगा वही एनर्जी तो ये गेन करेगा। सो हीट एनर्जी लॉस्ट बाय द हॉट ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू हीट एनर्जी गेन्ड बाय द कोल्ड ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ठीक है, सो आप आई होप आपको समझ में आया होगा व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। जो हीट एनर्जी लॉस्ट कर रहा है हॉट ऑब्जेक्ट, वही हीट एनर्जी गेन कर रहा है कोल्ड ऑब्जेक्ट, इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ऑलराइट, सो चलते हैं एक लास्ट वाली कंसेप्ट पे, दैट इज कैलोरीमीटर। सो व्हाट एग्जैक्टली कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर आपने पहले भी स्टडी किया है, तो देखो एक हीट रेजिस्टेंट मटेरियल का एक बॉक्स बना हुआ होता है, राइट, जो डबल इंसुलेटेड होता है। इसके अंदर क्या होता है, हमारा वाटर होता है, राइट। देखो ये है हमारा वाटर, इसके ऊपर एक लिड ढका हुआ होता है। ठीक है, एक इसका हम टाइटली ये पैक्ड करते हैं सो दैट हीट जो है वो बाहर नहीं आ सके। देन इसके अंदर एक होता है स्टरर, ठीक है, पानी को स्टर करने के लिए। और क्या होता है, टेम्परेचर थर्मामीटर होता है। ओके,
सो ये कुछ स्ट्रक्चर होता है कैलोरीमीटर का। इसके अंदर हम क्या रखते हैं, इसके अंदर हम ना एक हॉट ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, क्या रखते हैं हम लोग, एक हॉट ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, हॉट ऑब्जेक्ट हमारा दिख नहीं रहा है। ओके हाँ, सो ये रखा हमने एक हॉट ऑब्जेक्ट। सो अगर देखो पानी का टेम्परेचर नॉर्मली कम होता है, सो यहाँ पे अगर जो हमने हॉट ऑब्जेक्ट रखा है उसका टेम्परेचर एज कम्पेयर टू पानी ज़्यादा होगा। तो अगर एक का टेम्परेचर ज़्यादा है दूसरे का कम है तो ऑब्वियसली क्या होगा, यहाँ पे हीट एक्सचेंज होगा, राइट। तो कैलोरीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके वजह से हम जो भी हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, कैलोरीमीटर से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हीट एक्सचेंज हो रहा है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो स्ट्रक्चर अगेन हम देख लेते हैं। एक डबल इंसुलेटेड हीट रेजिस्टेंट मटेरियल होता है, बिकॉज हीट एनर्जी बाहर नहीं आनी चाहिए और बाहर की अंदर नहीं जानी चाहिए। इसके अंदर पानी होता है, ठीक है। ये होता है हमारा स्टरर, स्टर करने के लिए। ये होता है हमारा थर्मामीटर, टेम्परेचर चेक करने के लिए। ये हम एक डालते हैं सॉलिड हॉट ऑब्जेक्ट, ताकि हीट एक्सचेंज हो जाए। समझ में आया आपको कैलोरीमीटर का स्ट्रक्चर। अभी देखते हैं कि हम हीट एक्सचेंज कैसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, हॉट है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये हीट लूज करेगा, राइट। उसके पास एनर्जी बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर के पास एनर्जी एक्सचेंज करेगा, यानी उसको एनर्जी दे देगा। तो इसका हीट लॉस्ट हो जाएगा, राइट। सो हीट लॉस्ट बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू व्हाट, अभी हमने फॉर्मूला देखा, mc डेल्टा टी, ठीक है। m जो भी ऑब्जेक्ट है उसका मास, यानी कि जो हमने सॉलिड यहाँ पे लिया है उसका मास, c उसका स्पेसिफिक एनर्जी, और डेल्टा टी उसका चेंज इन टेम्परेचर, यानी जब वो पहले जो उसका टेम्परेचर था वो और कितना कम हुआ, ये आएगा डेल्टा टी में। वैसे ही हीट गेन्ड बाय वाटर, बिकॉज वाटर का टेम्परेचर कम था, सॉलिड ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा था, तो ऑब्वियसली वाटर टेम्परेचर क्या करेगा, गेन करेगा। सो वो कितना गेन करेगा हम कैसे निकालेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, mc डेल्टा टी। m यानी वाटर का मास, c वाटर का स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी वाटर का टेम्परेचर कितना राइज हुआ, राइट। और हीट गेन बाय द कैलोरीमीटर, देखो जैसे ही वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो अंदर का लेयर है ना, ये वाला लेयर, इसका भी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, राइट। वाटर गर्म होगा तो इसके साथ वो अटैच में है, सो इसका भी टेम्परेचर बढ़ेगा। सो हमें ये भी कंसिडर करना होगा। सो हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर वॉल, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन सेम फॉर्मूला, mc डेल्टा टी। उसका मास क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट क्या है, और उसका कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, कितना टेम्परेचर बढ़ा, राइट। तो वो होगा आपका डेल्टा टी। सो हमारा जो Q है, Q क्या है हमारा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट। हमें वही तो कैलकुलेट करना है ना कि हीट लॉस्ट हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट से कितना हुआ, हीट एक्सचेंज कितना हुआ। सो वो हो गया हमारा कैपिटल Q। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमारा Q1 क्या है हमारा, हीट गेन्ड बाय वाटर, और Q2 क्या है हमारा, हीट गेन्ड बाय कैलोरीमीटर। सो अगर हम Q1 प्लस Q2 कैलकुलेट करेंगे तो हमारा हीट लॉस्ट बाय अ सॉलिड ऑब्जेक्ट समझ में आएगा। ओके, सो ये होता है आपका कैलोरीमीटर का प्रिंसिपल। हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2। Q क्या है हमारा, हीट लॉस्ट बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट, Q1 क्या है हमारा, हीट गेन्ड बाय वाटर, और Q2 क्या है हमारा, हीट गेन्ड बाय द कैलोरीमीटर। ओके, अगर हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो हमें जितना भी हीट एक्सचेंज हो रहा है उसका वैल्यू समझ में आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे होता है आपका कैलोरीमीटर खत्म। ओके, सो यहाँ पे आपका कंप्लीट हीट चैप्टर खत्म होता है। अगर आपको पूरे चैप्टर में कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।